तो सुना होगा आप लोगों ने इसके बारे में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। ओके, तो आज हो गया है मेरे हिसाब से हमारा लेक्चर नंबर कितना है आपकी बार, बताओ 4 है कि 5 है? 4? नहीं 5 होगा, 5 होगा, 5 आई बिलीव 5 होना चाहिए। B48 हाँ 7th है, यस सर। 7th लेक्चर है, ठीक है। 4 दूसरे, हाँ कैटलिस्ट वालों के 4 लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 7, जीओसी लेक्चर 7। तो इसके अंदर जीओसी लेक्चर 6 और जीओसी लेक्चर 6 एंड 7 के बीच में ऐसे करके एक एक्स्ट्रा क्लास है। सीक्वेंस के हिसाब से जीओसी लेक्चर 7 जो अब चल रहा है, इसके बीच में एक्स्ट्रा क्लास 1 नाम से आपकी जो वो शीट है बिटली वाली, उसके अंदर मैंने डाल दिया है। उसके अंदर 6 और 7 के बीच में आपको लेक्चर दिख जाएगा। मैं आज शाम को आपको उसका लिंक भी सेंड कर दूंगा, वो जरूर देखना, ठीक है। उसके बीच में वहां तो मैं उसी दिन डाल चुका, और अब ये है, ठीक है। चलो आज की बात करते हैं बेटा। आज जो है, आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म के बारे में किसी का कोई विचार कि क्या होता है आइसोमेरिज्म? एनीवन पढ़े आइसोमेरिज्म? किसी ने भी पढ़ा हो? देखो बेटा, ऐसा होता है कि आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। मान लीजिए हमारा एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10, ठीक है, C4H10। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर आपका जो भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड के सारे के सारे एक टाइप के एटम गिन के लिख लेते हैं। कार्बन 4 ऐसे करके लिख लिया, उसके अंदर हाइड्रोजन अगर 10 है तो ऐसे करके लिख लिया, ठीक है। जो भी कोई आपका कंपाउंड होता है, मान लीजिए आपके पास कोई अल्कोहल है, तो अल्कोहल के अंदर आपका फॉर्मूला कैसा मिलेगा, C4H10O, उसके अंदर एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो ऐसे करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज होते हैं। तो लोगों ने पाया कि एक गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए मोर देन 1 कंपाउंड्स पॉसिबल हैं, जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है। जब लोगों को ये पता चला, तो उन्होंने कहा कि इनको क्या बोले, ये सेम कंपाउंड तो है नहीं। तो उनके सेम कंपाउंड नहीं थे और उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग थी, उनको बेटा बोला गया फिर आइसोमर्स, ठीक है। उनको क्या बोला गया, आइसोमर्स। तो डेफिनेशन लिखते हैं आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखें, आइसोमेरिज्म। द फिनोमेना, उसके बाद अभी समझेंगे क्यों इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग मिलते हैं। द फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड्स with same molecular formula but different physical and chemical properties, ठीक है। द फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस। और आइसोमर्स किसको बोलेंगे बेटा, अभी समझाऊंगा क्या है ये सब। आइसोमर्स, आइसोमर्स होते बेटा कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये चीज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि C4H10, ठीक है, ये बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो इसका एक स्ट्रक्चर तो बेटा ऐसा बन सकता है C। इसके ऊपर अगर देखोगे तो यहाँ पे H आ सकता है, यहाँ पे H आ सकता है। आप इसके अगर H काउंट करना चाहो तो आपको 10H मिलेंगे, ठीक है, 10H मिलेंगे। इसके ऊपर ऐसे करके 10H है, ठीक है। तो मैं इन H को अभी तो आपके लिए दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं इन सबको हटा रहा हूँ क्योंकि हमें सिंपली हमारे कार्बन की चेन देखनी होती है। जहाँ पे अगर कुछ और H नहीं लगा रखे या वैलेंसीज पूरी नहीं कर रखी, आप मान लोगे कि वहां पे H लगा हुआ है, तो इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा और इसका एक और स्ट्रक्चर ना ये बनता है। कोई इन दोनों स्ट्रक्चर के नाम बताएगा? नोमेनक्लेचर में कहीं पे मैंने ये बताया नहीं।
क्या बात है भाई, तुम इतने सन्नाटे में क्यों आज? किसी को कुछ नहीं आ रहा क्या? Condense. क्या है नाम? Condense ऐसे बताया होगा form. कि ये, नहीं नहीं नहीं, कंडेंस फॉर्म तो रिप्रेजेंटेशन, सर इसका नाम ब्यूटेन। है एन ब्यूटेन और इसका आइसो ब्यूटेन। क्या बोल रहे थे अभी ना? सर वही बोल रहे थे ब्यूटेन। यही बोल रहे थे। ठीक है, इसका नाम बेटा एन ब्यूटेन है। ऐसे करके बताया था मैंने कि ऐसी शेप और उसके पीछे, हाँ एन ब्यूटेन बिल्कुल, उसके पीछे अगर कोई स्ट्रेट चेन लगी हुई है तो वो क्या होता है, ये वाली शेप क्या बनाती है, आइसो बनाती है। ये आइसो हो गया। इसके पीछे अगर स्ट्रेट चेन लगी हुई, जितने भी कार्बन की लगी हुई, मिनिमम कितनी लग सकती है, एक कार्बन की स्ट्रेट चेन लग सकती है, तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटेन। ठीक है, तो बेटा ये दोनों ना आपस में आइसोमर्स हैं। ये सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए दो अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं और इनकी बेटा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग मिलेंगे। देखते हैं कैसे अलग मिलेगी। बेटा इस मॉलिक्यूल की कैसी शेप है, ऐसी रेक्टेंगुलर शेप है। और इसकी शेप कैसी है, इसकी कुछ ऐसी टी टाइप शेप है। बिल्कुल। ठीक है, बेटा अगर मैं ऐसे बनाऊं कि ये जो रेक्टेंगल वाले हैं, ये जब काफी सारे मॉलिक्यूल एक साथ अरेंज होंगे, जब ये मैटर में होंगे, मैटर का मतलब किसी आपने बीकर वगैरह के अंदर डाल लेते बेटा, ये कुछ ऐसे अरेंज होंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई यहाँ रखा होगा, कोई ऐसे रखा होगा। ठीक है, ये वाले तो ऐसे अरेंज होंगे। कौन से वाले? जो हमारे एन ब्यूटेन के मॉलिक्यूल्स हैं। इसके मॉलिक्यूल्स कैसे आएंगे? इसके मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे आएंगे, इनके अंदर इंटरलॉकिंग जैसा आपको कुछ दिखेगा। एक और मॉलिक्यूल होगा, इसके अंदर इंटर लॉकिंग लगेगी। इसके अंदर बताओ कौन से वाले सेटअप को अलग करना आसान है? इसके ऊपर फोर्सेस लगा के इनको अलग करना आसान है कि इन वालों को अलग करना आसान है? बोलो। सर फर्स्ट वाले N-butane. वो। हाँ, एन ब्यूटेन को अलग करना आसान है। तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा मिलेगा? Isobutane. आइसोब्यूटेन का। आइसोब्यूटेन का, बिल्कुल। तो बेटा इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, इस वाले का आपको हाई मिलेगा। इनको अलग करना, बॉइलिंग पॉइंट भी इनको अलग करना मुश्किल होगा। तो बेटा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये क्या होती है बेटा, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ये इनकी अलग मिलेंगी, ये इनकी अलग मिलेंगी, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उस वजह से मिल रहा है। तो ऐसे अगर आपको कोई मॉलिक्यूल्स मिलते हैं या कंपाउंड्स मिलते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, नॉट जस्ट ये तो मैंने दो प्रॉपर्टीज बताई, इसके अलावा भी काफी प्रॉपर्टीज होती हैं जो इनकी अलग अलग मिलेंगी। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है जो आप इनके स्ट्रक्चर से समझ सकते हो। और भी काफी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आप सिर्फ स्ट्रक्चर देख के नहीं बता सकते, एक्सपेरिमेंटली पता चलती है, फिर उनको एक्सप्लेन किया जाता है स्ट्रक्चर से डाल दे। लेकिन सबसे बेसिक तरीके से समझ में आता है कि आइसोमेरिज्म के अंदर जो अलग अलग केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं वो क्यों अपीयर होती है। ठीक है, चलो ये बात हो गई। इसमें किसी को डाउट हो तो बोल सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म बेटा कैसा कैसा होता है और हमें कौन सा पढ़ना है? तो एक क्लासिफिकेशन है आइसोमेरिज्म का, वो हम नोट डाउन कर लेंगे। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म का बेटा फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इधर आता है बेटा एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल के। कौन सा ऑप्टिकल? हाँ हाँ, अभी ये सारा बनेगा, अभी दिखेंगे, सारी चीजें दिखेंगी। स्ट्रक्चरल के पहले इसको पूरा देखो, पूरी टेबल बना लो, फिर बताना कुछ मिसिंग लगे तो। स्ट्रक्चरल के अंदर बेटा एक होता है चेन आइसोमेरिज्म, उसके बाद एक आता है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। फिर एक आता है बेटा मेरा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। उसके बाद आता है बेटा, फंक्शनल के बाद मेरा हो जाएगा मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे लाके, एक होता है बेटा रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और एक होता है टॉटोमेरिज्म, TAUTOMERISM। ठीक है, ये तो इसके पार्ट हो गए स्ट्रक्चरल के अलग अलग पार्ट। स्टीरियो के अंदर क्या क्या पार्ट आता है बेटा? स्टीरियो के पहले दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट का नाम है कन्फर्मेशनल, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट आता है बेटा
कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फिगरेशनल के फिर दो पार्ट आते हैं जो आप अभी नाम ले रहे थे, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। ठीक है, इसका बेटा एक हो जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक पार्ट हो जाता है बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन है, नोट डाउन कर लो। हम लोगों को क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है बेटा स्ट्रक्चरल। हम अभी 11th में स्ट्रक्चरल पढ़ेंगे और 12th में स्टीरियो पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ये नोट डाउन कर लो। तो स्टीरियो की मैं ज्यादा बात करूंगा भी नहीं, क्योंकि स्टीरियो अलग ही पूरी की पूरी थ्योरी है। स्टीरियो इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रक्चर। स्टीरियो की मैं कोई खास बात नहीं करूंगा जब तक कि आप लोग कुछ ना पूछ लो। तो स्ट्रक्चरल के ऊपर ही हम अपनी डिस्कशन को रखेंगे। ये नोट डाउन हो गए तो बेटा आगे चलते हैं। एक चीज होती है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेटा अगर आपको ओके, ये नोट डाउन हो गया ना। चलो, डिग्री ऑफ Yes, sir. अनसैचुरेशन क्या होता है बेटा, 1 du इक्वल 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग। ठीक है बेटा, 2 du अगर होगा किसी कंपाउंड के अंदर तो वहां पे क्या होगा, 2 du के केस के अंदर बेटा 2 या डबल की जगह आप लिख लीजिए यहाँ पे पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड। यहाँ पे बेटा या तो 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर 2 रिंग्स हो सकती हैं, या फिर 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग हो सकती है। ठीक है, 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग है। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है बेटा कि मान लीजिए ये कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पे बेटा क्या है कि एक पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तो इसका डी कितना हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा 1। ठीक है, एक पाई बॉन्ड एक डी जनरेट कर सकता है। एक रिंग अगर कहीं प्रेजेंट है तो वो एक डी जनरेट कर सकती है। तो आपने यहाँ पे देखा कि एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, आपने कह दिया कि इसका डी 1 है। आपने ऐसे करके एक रिंग देखी, ठीक है, उस रिंग के अंदर यहाँ पे क्या है, एक रिंग प्रेजेंट है बेटा, इस कंपाउंड के अंदर एक रिंग प्रेजेंट है, तो इसका डी कितना हो गया, इसका डी हो गया 1। अगर किसी कंपाउंड के अंदर आपके ऐसे करके ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका डी बताएगा मेरे को, सर 2 बिल्कुल। इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड्स है तो इसका डी हो गया 2। ऐसे करके अगर यहाँ पे अलग अलग जगह होते 2 पाई बॉन्ड तो भी डी हो जाता 2। अगर मेरे पास ऐसे करके बेटा 2 रिंग्स प्रेजेंट होती, यहाँ पे एक रिंग ये वाली है, एक रिंग ये वाली है और दूसरी रिंग ये वाली है, तो यहाँ पे बेटा अगर 2 रिंग्स हैं तो 2 रिंग्स के केस में इसका डी कितना हो गया, डी इक्वल 2। ऐसा भी हो सकता है कहीं पे कि आपकी एक तो रिंग बन रही है बेटा और उस रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड है, तो इसका भी बेटा डी कितना हो जाएगा 2। तो जरूरी नहीं कि, हाँ बिल्कुल नहीं, क्या कितना, हाँ संध्या हो गया ना क्लियर। रिंग, रिंग का मतलब बेटा साइकिल, साइक्लिक अगर कोई पार्ट बन रहा है। सर अगर इसमें जैसे बेंजीन है उसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं तो उसका क्या होगा, बताओ क्या होगा, 4 हो गए। एक रिंग हो गया, बिल्कुल एक रिंग बेटा और 3 पाई बॉन्ड है इसके अंदर, कितना हो गया टोटल, डी इक्वल 4। डी में कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास स्ट्रक्चर है तो आप बहुत आसानी से डी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, एक और बात, अगर मान लीजिए आपके पास रिंग है ऐसे, ठीक है, और रिंग के ऊपर बाहर ऐसे करके चेन लगी हुई है, जो भी चेन लगी हुई है बाहर अगर डबल बॉन्ड है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऐसे करके रिंग के अंदर ही डबल बॉन्ड हो, कहीं भी हो। एक बेटा आपको एक रिंग मिल गई और एक क्या मिल गया, पाई बॉन्ड, इसका भी डी क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, इसके बाद क्या आएगा बेटा, इसके बाद जो है एक और बात कि व्हेन फाइंडिंग, ठीक है, व्हेन फाइंडिंग du द पाई बॉन्ड मस्ट इंक्लूड ए कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने ये डबल बॉन्ड बनाया, इसके अंदर क्या है, इसके दोनों साइड 2 एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये फर्स्ट एटम हो गया, सेकंड, ये दोनों ही कार्बन है। ठीक है, इसके अंदर इसका du1 काउंट कर लिया। अगर कहीं पे आपके पास ऐसे करके ये कंपाउंड बन रहा है, ये डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, इसके अंदर आपने
इसको देखा कि इसके एक तरफ तो भले ही ऑक्सीजन है, ठीक है, लेकिन इसकी दूसरी तरफ कार्बन है, तो इसके अंदर भी आप DU काउंट कर लोगे कि यहाँ पे एक DU आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, 2 कार्बन है, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको DU1 मिल गया। लेकिन अगर बेटा कहीं पे आपके पास ऐसा केस अराइज होता है कि कार्बन की चेन लगी हुई है, उसके बाद आपके पास ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर बेटा जब आप इस डबल बॉन्ड की तरफ देखोगे, क्या इसके अंदर जो दोनों एटम है उनके अंदर से कोई एक भी कार्बन नहीं है। अगर बेटा एक भी कार्बन नहीं होगा तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर आपका यहाँ पे DU काउंट नहीं होगा, इसका DU कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पाई बॉन्ड के अराउंड एटलीस्ट एक कार्बन होना चाहिए। क्या क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस। हाँ, इस चीज का ध्यान रखना। बस यही एक ऐसा एग्जाम्पल है, मेरे को खुद ही एक ऐसा यही एग्जाम्पल सोच रहा, वरना हमेशा कार्बन के साथ ही कोई ना कोई बॉन्डिंग मिलती है। सारे फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स साइनाइड होगा तो भी इसके अंदर कार्बन होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको कार्बन का ही पाई बॉन्ड मिलेगा, एटलीस्ट एक साइड कार्बन जरूर होगा, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है मेरा, फिर आते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा, the compounds, the phenomena of existence, the phenomena of existence of compounds having same molecular formula, same molecular formula but different structures, but different structures, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे ऑब्वियसली, उसकी वजह से उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाएंगी। स्ट्रक्चरल आइसोमर कौन होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, द compounds having same molecular formula, same molecular formula but different structure, but different structures, but different structures, ठीक है। एग्जाम्पल अगर इसका देखोगे फिर से वही आ जाएगा, C4H10, ठीक है, ये सबसे बेसिक एग्जाम्पल है। C4H10 के अंदर बेटा दो आपके आइसोमर्स बन जाएंगे जिनके अलग अलग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन। उसके बाद बेटा हम बात करेंगे अल्केन्स के अंदर आइसोमेरिज्म इन अल्केन, आइसोमेरिज्म इन अल्केन, isomerism in alkane, but it starts from number of carbons equal 4। तो बेटा नंबर ऑफ कार्बन 4 हो जाते हैं आपके अल्केन के अंदर तभी आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो पाता है, उससे पहले एक कार्बन होगा या फिर ये लोग होंगे या फिर ये तीनों होंगे। ये बेटा कोई भी नया स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर सकते, आप यहाँ से इस वाले कार्बन को तोड़ के यहाँ पे लगा लो, आपको फिर से वही मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से तोड़ के अगर इसको यहाँ लगाते तो भी वही मिलता आपको, ऐसे करके। तो यहाँ पे 3 कार्बन तक जब आपके बन रहे हैं, प्रोपेन तक आप कोई आइसोमर क्रिएट नहीं कर पाते। जब आपका बेटा C4 का फॉर्मूला C4H10, इसके अंदर बेटा आप 2 आइसोमर्स क्रिएट कर पाते हो, वो हम कई बार आज की क्लास में बना चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, ऊपर वाले का नाम हो जाता है N-ब्यूटेन और इसका नाम हो जाता है आइसोब्यूटेन। ये इसके कॉमन नेम्स है, आप चाहो तो इसके IUPAC नेम भी लिख सकते हो, 1 2 3, इसके ऊपर क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका IUPAC नेम हो गया। ऊपर वाले का IUPAC नेम क्या है, ब्यूटेन है, ठीक है, ये IUPAC नेम है, ये इसका IUPAC नेम है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये दोनों कॉमन नेम्स है, ये क्या है कॉमन नेम्स, ठीक है। ये तो आपने काफी बना लिए होंगे, ये बनाना भी बहुत आसान है, इनका आइसोमर्स बनाने आसान है। उसके बाद क्या कोई मुझे बताएगा कि C5H12 में कितने आइसोमर्स बना सकते हो आप? 3 सर 3, 3। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हो गया बेटा आपका एन पेंटेन। उसके बाद यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3, ये बन जाएगा मेरा आइसोपेंटेन, ये क्या बन गया आइसोपेंटेन। उसके बाद क्या आ जाएगा नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। बिल्कुल, इसका ये बन गया नियोपेंटेन, ओके। तो ये बनाने आसान है, ये हम लोग पहले नोमेनक्लेचर के दौरान भी 1 2 बार बना चुके। अब कोई मुझे बताए C6H14 के कितने बनेंगे? सर 4 बनेंगे।
नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कि उसके 2 बन रहे थे इसके 3 बने थे इसके 4 बनेंगे। सर इसके सर 3 इसका कोई बनेंगे। फोन। इसका कोई फॉर्मूला होता है कि कितने बनेंगे, ऐसा पूछ रहे हो? यस सर। नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, बना बना के देखने पड़ेंगे। बनाने का तरीका है, सबसे पहले स्ट्रेट चेन बनाओ, उसके बाद क्या करो, एक कार्बन को तोड़ के इस वाली जगह पे लगा के देखो, यहाँ पे देखो फिर से वही चीज बन गई, तो वहां पे मत लगाओ, उसके बाद नेक्स्ट पे लगा के देखो, उससे आपको क्या मिल जाएगा, इसका आइसो मिल जाएगा। ऐसे करके कार्बन तोड़ते जाओ, कार्बन की पोजिशन वेरी करते जाओ, बना के देखो, कोशिश करो। आपको मैं 5 मिनट देता हूँ, आराम से बनाइए। हो गया। कितने बने? सर 5 बन रहे हैं। 5 बन रहे हैं इसके, ठीक है। इसके कितने बन जाएंगे, इसके 5 बनेंगे, चलो बना के देखते कैसे कैसे बनेंगे। C6H12 हो गया मेरा, C6H12 के अंदर मैंने कहा कि 5 बनेंगे, तो 1 2 3 4 5 ये तो बन ही गया। उसके बाद बेटा आपने क्या किया, एक कार्बन तोड़ा, 5 की तो आपने प्रिंसिपल चेन बना ली, एक कार्बन को तोड़ के लाए, उसे आपने सेकंड कार्बन के ऊपर लगाया, चेन में सेकंड कार्बन के ऊपर, आपके पास ये बन गया। अब क्या करो, इसको थर्ड पे लगा के देखो, थर्ड पे लगाओगे तो एक नया स्ट्रक्चर मिलेगा, एक ये बन गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको यहाँ पे फोर्थ पे लगाओगे, अगर इसको आप फोर्थ पे लगा रहे हो 1 2 3 4, अगर यहाँ पे ऐसे करके लगा रहे हो तो बेटा ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, ठीक है। अब की बार क्या होगा, नंबरिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी 1 2 3 4 5, तो ये दोनों सेम हो गए, तो ये तो नया स्ट्रक्चर बनेगा नहीं। यानी कि सर अब कार्बन को जो ये एक मिथाइल लेके चल रहे थे, इसको कहीं और ले जाने से कुछ नया नहीं बनेगा, तो क्या करो, अब फिर चेन को और छोटा कर लो, चेन को और छोटा कर लो, आप 4 कार्बन की चेन कर लो। उसके बाद उसके अंदर आपके पास क्या, अब आपके पास 2 कार्बन प्रेजेंट है, तो उनको आप कैसे लगा सकते हो, एक तो आप पहले ही कार्बन के ऊपर इन दोनों को लगा लो, ये आपका नियो का केस बन जाएगा। और क्या कर सकते हो, और आप 1 2 3 4 यहाँ पे लगा सकते हो बेटा, यहाँ पे लगा सकते हो, एक आप ये कर सकते हो, ठीक है। 5 जो है आपके ऐसे बनेंगे। क्या किसी ने कोई और बनाया है? नो सर। अगर बनाया है तो बता दीजिए, ताकि मैं उसे दिखा दूं कि वो भी इन्हीं के अंदर से है, ठीक है। चलो ये हो गए इसके 5 आइसोमर्स होते हैं, 5 आइसोमर्स। अब बारी आती है C7H16 की, इसके बताएं कितने होंगे। ओनली कार्बन का ही डीयू निकालते हैं, हाँ कार्बन के केस में आप डीयू निकालोगे, अगर कार्बन डाई बॉन्ड में इन्वॉल्व है तो ही डीयू निकालेंगे। अगर किसी बॉन्ड के अंदर अदर देन कार्बन हमारे एटम्स हैं, तो फिर वहां पे डीयू निकालने का कोई मतलब नहीं है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है बेसिकली कि कार्बन कितने मल्टीपल बॉन्ड्स क्रिएट कर रहा है, तो वो आप कार्बन के लिए ही देखते हैं। चलो इसके बताओ, C7H16 के कितने आइसोमर्स बन जाएंगे। मेरे टेक योर टाइम, यू हैव 3 more minutes to make that, आराम से बनाओ।
चलो मैं बता देता हूँ, टोटल 9 बनेंगे। 7. 9 बनेंगे, 9 आइसोमर्स बनेंगे। क्या पता इससे आपको कुछ मदद मिल जाए। 9 आइसोमर्स बनते हैं बेटा इसके। यस सर। ठीक है, तो कोशिश करो। और कौन से 2 बच गए आपके? ठीक 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 ठीक। चलो सर मेरे 7 तक हो गए, 2 कौन से बचे हैं? 2 कौन, अब वो तो मुझे भी नहीं पता आपने कौन से 7 बनाए। मैं बनाऊंगा, आप चेक करना कि कौन से बच गए। ऐसा भी हो सकता है 7 के अंदर से आपके रियल 6 ही हो, एक आपने डुप्लीकेट बना दिया हो फिर से कोई और थोड़ा सा स्ट्रक्चर। एक्चुअली ऐसा होता है जैसे कि ना यहाँ पे 1 2 3 4, जब मैं यहाँ पे 2 कार्बन लगा रहा था ऐसे करके लगाए, तो कोई बच्चा ऐसे भी कर देते हैं कई बार। ऐसे कहते हैं सर ये आपने इस वाले पे मत लगाओ, इस वाले पे मत लगाओ, और इसको ना यहाँ लगा दो, इसको यहाँ लगा दो। देखो सर नई चीज बन गई। तो ये नई चीज नहीं बन रही होती है, ये वाला हम पहले ही बना चुके होते हैं 5 की चेन के ऊपर बीच में लगाने वाला। तो छोटे छोटे अगर आपके कंपाउंड्स हैं उनके अंदर तो फिर भी दिख जाता है कि नया नहीं बना। अब जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा फिर दिक्कत आती जाएगी। तो चलो अब मैं बनाता हूँ। ओके, तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, स्ट्रेट चेन बना लो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसके बाद क्या करो, एक कार्बन तोड़ के लाओ। तो एक कार्बन तोड़ लेता आप पहले 6 की चेन बनाओ। 6 की चेन बनाई, उस कार्बन को यहाँ पे लगाओ, ये बन गया एक नया। उसके बाद इस कार्बन को अगली जगह फिर से 6 की बनाओ, जब तक आपको इस कार्बन को घुमाने से नई नई चीजें ना मिलती जाए। इसको यहाँ पे लेके आए, फिर से नया बन गया। अब इसको नेक्स्ट कार्बन पे लेके जाओगे तो कुछ नया नहीं बनेगा, तो कुछ नया नहीं बनेगा। तो अब क्या करो, अब ना अब आप 5 की चेन बना लो। आपके पास 2 कार्बन आपके हाथ में हो गए, तो क्या करो, पहला कार्बन यहाँ पे लगाया, ठीक है, दूसरा भी यहीं पे लगा लो, ये बन गया, ये एक अलग चीज बनी। उसके बाद क्या करो, फिर से अब देखो इनको कैसे यूज कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5, इस कार्बन को यहाँ लगा लो और इस कार्बन को भी यहाँ लगा लो। ठीक है, ये भी एक नई चीज बन गई। उसके बाद क्या करो, 1 2 3 4 5, इस कार्बन को यहाँ लगाओ और इसको यहाँ लगाओ, ये एक नई चीज बन गई। कितने हो गए, 3 3 6, 6 मिल गए मेरे को। उसके बाद क्या करो, 1 2 3, अब इसको और छोटा कर लो। इस रिंग को हम और छोटा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 4 कार्बन की ये रिंग हो गई। 4 के अंदर से एक को यहाँ लगा लो और एक को यहाँ लगा के यहाँ लगा दो, एक मेरे पास ये स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद क्या है, जो मेरी 5 वाली रिंग थी ना, उसी के अंदर इन दोनों कार्बन को, पहले तो मैंने यहाँ पे ऐसे करके लगाया था, यहाँ पे इन दोनों को मत लगाओ, अब की बार बीच वाले कार्बन के ऊपर लगा लो। ये लो, एक ये बन गया। ठीक है, एक ये बन गया, एक ये बन गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद बेटा बीच वाले कार्बन के ऊपर 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या करो, इसको ऐसे और इसको ऐसे लगा लो। ऐसे करके बेटा आपके 9 आइसोमर्स बन जाएंगे। नोट डाउन कर लो ये ऊपर वाले। सर 9th वाला एक बार दिखा दीजिए। 9th वाला ये रहा बेटा, कुछ ऐसा है। 4 से छोटी नहीं बनेगी? क्या बनेंगे? 4 से छोटी वाली पेंट चेन? नहीं, 4 से छोटी वाली बस एक ही बनेगी। 4 से छोटी रिंग बस यही बनेगी। मतलब 4 से छोटी नहीं बनेगी, 4 तक की बनेगी बस। प्रोपेन का केस अगर बनाने जाओगे तो फिर सेम चीजें बनने लग जाएंगी। ठीक है, और ये ऐसा पता नहीं होता, देख के कुछ पता नहीं चलता। मुझे पता है कि कम बनती है, आदमी बना बना के देखता। आप 3 की बना के देखना, 3 का अगर आप कुछ भी बनाओगे, 3 के केस के अंदर आपने अगर 3 ले लिए, 1 2 3, आपने ये बनाए, इसके ऊपर आप 4 कार्बन लगाना चाहते हो, कहाँ लगाओगे यार? यही एक ही जगह है। अगर आप इन इन जगहों पे लगाने लग गए, अगर आप इस वाले कार्बन के ऊपर लगाने लगे, एक आपने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा लो, एक ये लगा लो, और क्या बच गया? और कहाँ लगाओगे? या तो यहाँ लगा सकते हो, नियो बन जाएगा। अगर यहाँ नहीं लगा रहे, इस वाले पे लगा लो, ये भी मैंने ऊपर बना रखा है। तो ये सारे के सारे, ये देखो यही वापस बन गया। तो अगर 3 से बनाने जाओगे तो आपको ऊपर वालों में से कोई ना कोई एक मिलेगा। ठीक है, सॉर्टेड। ओके, हो गए नोट डाउन सबके? यस सर। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, आपके पास फॉर्मूला है बेटा C5H10। इसके अंदर बेटा मैं आपको बता देता हूँ, du इक्वल 1 है, du इक्वल 1 है। इसका एक स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसके टोटल आइसोमर्स बना के देखिए, टोटल आइसोमर्स
स्टार मैं कह रहा हूं कि इंक्लूड रिंग ऑल्सो। अब आप du1 मिल गया, अगर du1 मिल गया तो आप रिंग भी बना सकते हो। ऊपर वाले जो थे C4H10 अगर है तो इसके अंदर बेटा du 0 है, इसका du आपको 0 मिलेगा। अगर इसका स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो आप कैसे भी डबल बॉन्ड क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको पता चलेगा du 0 तो रिंग तो बन नहीं सकती, इनके अंदर रिंग बन सकती है। तो पहले तो इसके ओपन चेन के बनाओ, ओपन चेन के अंदर क्या होगा, डबल बॉन्ड की पोजीशन वेरी कराओ, क्या क्या बन सकते हैं कोशिश करो। सर इसमें एक पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड बन रहा है, ये तो ऑब्वियस बात है, एक पाई बॉन्ड है। अब उसको कहाँ कहाँ घुमा सकते हो आप। सर 3। रिंग भी इंक्लूड करनी है ऐसे करके, 3 तो भूल जाओ, 3 तो बहुत कम है भैया। जैसे जैसे पता है दिखने में नहीं लगता। यहाँ पे अगर ऐसे करके, ये भी C5H10 है, इसके ऊपर क्या है बेटा, ये देखो, इसके ऊपर 5 H लगे हुए हैं, 10 H लगे हुए हैं और 5 कार्बन इसकी रिंग में एग्जिस्ट करते हैं। ये भी C5H10 है, ठीक है, ये C5H10 है, ये भी आपको C5H10 मिलेगा, C5H10, ये वाली चीज भी आपको C5H10 मिलेगी। गिव इट अ ट्राई। सोचना पड़ेगा, इसीलिए तो आइसोमेरिज्म मुश्किल। टोटल आइसोमेरिज्म के अंदर जो क्वेश्चन आता है कि टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे, ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल होता है। टोटल बनाने में मतलब किसी को पता है जिसने सारे के सारे बना बना के याद ही कर रखे हैं, अगर एटलीस्ट ये पता है ना कि इस फॉर्मूले के इतने बनेंगे, तो फिर भी आदमी ट्राई दे सकता है। कुछ नया आया तो उसके अंदर कुछ मिस हो गया, पता भी नहीं है, या मे भी सर इसको कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इट इज जस्ट बाय हिट एंड ट्राई, बनाते रहो बनाते रहो। हालांकि इतने मुश्किल क्वेश्चंस आपके आएंगे नहीं है, बस मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये तुम फोटोन वाले हो, वरना वैसे मैंने गेट लिस्ट में कोई ऐसा क्वेश्चन कराया नहीं, क्योंकि वो फिर, चलो मैं बनाने शुरू करता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन, एक तो बेटा यही हो गया जो बना रखा है, एक तो यही हो गया जो बना रखा है, उसके बाद दूसरा क्या आएगा, इस वाले डबल बॉन्ड को आप यहाँ ले आओ, ठीक है। ये एक नया बन गया, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपके कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है, ये नया बन गया। उसके बाद क्या करो, उसके बाद हाँ जी क्लास के बाद करता हूँ, क्लास के बाद। ओके, तो ये बन गया। और ये वाला जो आइसो का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बेटा डबल बॉन्ड एक बार यहाँ आ सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर आएगा दूसरा, अगर यहाँ लगाओगे तो वो सेम चीज बनेगी। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद कहाँ आ सकता है आइसो वाले स्ट्रक्चर के अंदर, 1 2 3, और उसके बाद बेटा डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। एक ये बन जाएगा। इसके बाद इसी के अंदर एक और बन सकता है, 1 2 3, और ये हो गया, ये हो गया। डबल बॉन्ड कहाँ करो, यहाँ पे लगा दो, ठीक है। ये हो गया आपके आइसो वाले पार्ट से जितने बन सकते हैं। अगर आप देखो कि नियो जो इसका स्ट्रक्चर होता है, नियो जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर ना यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकेगा, ना ही यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकेगा, क्योंकि इस वाले कार्बन की पहले ही 4 वैकेंसीज पूरी हो चुकी है, ठीक है। इसके अंदर से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब क्या करें, तो 5 तो इसके ओपन चेन बनेंगे। अब चलो, अब क्या करते हैं, रिंग बनाने शुरू करते हैं। तो रिंग बनाने के अंदर क्या करो, या तो सबसे बड़े से शुरू कर लो। सबसे बड़ा क्या बन जाएगा, पेंटेन, ठीक है। सबसे बड़ा बन गया अपना पेंटेन।
अरे ये मेरा आई सबसे बड़ा पेंटेन, ठीक है। इसके अंदर अब और कोई कार्बन कहीं घुमाने की पॉसिबिलिटी बचती नहीं, तो क्या करो, C4 बनाओ, 4 की रिंग बना ली आपने, 4 की रिंग बनाई, उसके ऊपर क्या कर सकते हो, एक CH3 लगा सकते हो। इसके अंदर कोई और पॉसिबिलिटी दिखती है, और कुछ बन सकता है, नथिंग। ये भी C क्या है, अगर ये C आप यहाँ की जगह यहाँ लगा दोगे तो एक ही बात है, ठीक है। तो ये इतना ही, 4 कार्बन के अंदर आपको यही मिलेगा। उसके बाद क्या करो, उसके बाद 3 की रिंग बनानी शुरू करो। 3 की रिंग बनाई बेटा, एक बार CH3 यहाँ लगा सकते हो, एक बार CH3 यहाँ लगा सकते हो। 3 की रिंग के अंदर आपका क्या कर सकते हो, यहाँ पे C2H5 कर दो, CH2 CH3, ठीक है। और ये मत देखना कि सर यहाँ CH3 तीन 6 दिख रहे हैं, इसका मतलब बाकी की वैलेंसीज काउंट करोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा होगा, ठीक है। चलो ये हो गया। और एक बार बेटा आप क्या कर सकते हो कि एक बार CH3 इस पे लगाया, और CH3 दोनों के दोनों CH3 इसी वाले कार्बन पे लगा दो। तो ऐसे करके आपके कितने हो गए, 5 बेटा आपके ओपन चेन हो गए और 5 क्लोज चेन हो गए, ठीक है। बस यही था डराने का काम, उसके बाद बस फिर आसान आसान चीजें आज के लिए, ठीक है। ड्रॉ कर लो। और इस चीज के लिए पैनिक करने की जरूरत नहीं कि ये तो हमसे कभी नहीं होगा, ये मुझसे भी कभी नहीं होता, ठीक है। मतलब मैंने लिख रखा है, अपने नोट्स बना रखे हैं, और ठीक है, मतलब मैंने बहुत बार ये बनाए थे जब कभी पढ़ा था, तो अब मैं बना सकता हूँ। और हो सकता है मुझसे भी गलती हो जाए, हो सकता है नहीं, बहुत, अगर कोई नया स्ट्रक्चर आ जाए ना, ये तो बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है कि C5H10 हो गया, ये क्या अल्कीन हो गया, ठीक है। बहुत बवाली स्ट्रक्चर आ सकते हैं। अभी तो क्या है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हम यूज कर रहे हैं। कार्बन हाइड्रोजन के साथ तुम ऑक्सीजन और मिलाने शुरू कर दो, फिर देखो फंक्शनल ग्रुप बनने लग जाएंगे, अल्कोहल बन सकता है, इससे ईस्टर बन सकता है, इसी से आपका एसिड भी बन सकता है, पता नहीं क्या क्या बनने लग जाएगा। तो वो सब बनाना तो और टिपिकल हो जाता है, ठीक है। चलो, तो उस चीज में कोई टेंशन नहीं लेनी, आगे बढ़ते हैं। अब इजी बातें पढ़ते हैं बेटा। चेन आइसोमेरिज्म, इसके क्वेश्चन आसान होते हैं कि जो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म पूछते हैं ना, वो आइडेंटिफाई करना आसान होता है। सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसमें क्या होगा, कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनके अंदर। हाँ जी अंशिका बोलिए बेटा। सर जो अभी आपने क्वेश्चन दिया था ना सर, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस और दे दीजिए होमवर्क के लिए। बेटा ये लो, होमवर्क में आप C4H8 के बना लो, और C6H12 के बना लो, और अब चाहो तो C8H18 के भी बना के देखना। सबसे पहले तो इनका DU चेक करना है कि DU कितना आ रहा हो, किसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, किसके अंदर सिंगल, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे, उसके बाद ही आप कुछ कर पाओगे, ठीक है। और अगर आपको कभी भी DU चेक करना हो तो DU का एक और मतलब एक होता है तरीका, होता है DU फाइंड करने का, फॉर्मूला टाइप होता है, वो 95% के अराउंड ठीक रहता है। सो वो मैं कभी बाद में बता दूंगा। वरना क्या क्या करा करो, जैसे भी आपको ये फॉर्मूला में ना C4H8, इसका स्ट्रेट एक स्ट्रक्चर बना लो, इसका एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर बना लो। C4H8 है 1 2 3 4, ठीक है। उसके ऊपर हाइड्रोजन लगा के देख लो, 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3, कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। तो क्या करो, किन्हीं 2 को उड़ा दो और वहां पे एक डबल बॉन्ड बना दो, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे एक डबल बॉन्ड वाला ये फॉर्मूला, ये एक डबल बॉन्ड वाला फॉर्मूला। ऐसे करके बना के देख लिया करो। अब जब आपको ये पता चल गया कि इसका DU 1 है, C डबल बॉन्ड C, ऐसे टाइप की कोई चीज बन रही होगी, फिर इसके डबल बॉन्ड्स घुमा के देखो कि यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, ऐसे करके आइसोमेरिज्म किया करो, ठीक है। चलिए ये बना के देख लेना, ये तीनों है A B और C। आंसर्स मुझे भी नहीं पता है इनके, आंसर्स मुझे भी नहीं पता है, तो अगर कोई मेरे को आंसर भेजेगा मैं चेक करके बता दूंगा, मुझे भी बनाने ही पड़ेगा। चलो, और एक काम करना है इनके ना, इसके तो आप ओपन प्लस क्लोज दोनों बना के देख लेना, इसका सिर्फ ओपन बना के देख लेना, इसका सिर्फ ओपन बना लेना, क्योंकि इसके काफी बन जाएंगे। और इसके जो है, इसके तो बनेंगे ही ओपन, अल्केन के तो बनते ही ओपन है, ठीक है। नहीं अल्केन, अच्छा आप चाहो तो अल्केन के अंदर भी, हाँ DU अगर 0 रहेगा तो आप उसको क्लोज कर ही नहीं सकते, तो अल्केन के केस में हमेशा आपके ओपन ही बनेंगे। चलो ठीक है, ये बना लेना। C6H12 के क्लोज बनाने मत जाना, बहुत ज्यादा बनने लग जाएंगे, हर रिंग के अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेन आइसोमेरिज्म बेटा, कंपाउंड्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, that have same molecular formula but
डिफरेंट फिजिकल केमिकल से आगे बढ़ना, डिफरेंट प्रिंसिपल चेन। ऐसे बेटा अगर आपको कहीं पे कंपाउंड्स दिख रहे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनकी प्रिंसिपल चेन अलग है, तो वो क्या हो जाएंगे बेटा आपस में चेन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल C4H10, ठीक है, C4H10 1 2 3 4, इसकी जो प्रिंसिपल चेन है वो 4 कार्बन की है। इसके बाद आप क्या करो, इसी के अंदर ये बना लो, इसके अंदर प्रिंसिपल चेन आपको 1 2 3 आपको 3 कार्बन की मिलेगी। तो बेटा इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर इनकी प्रिंसिपल चेन अलग है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, चेन आइसोमर्स। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल 1 2 3 और इसके पीछे बेटा मैंने एसिड लगा दिया, इसके पीछे मैंने एसिड लगा दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहीं पे ये बना सकता हूँ। ठीक है, इस केस के अंदर बेटा आपकी प्रिंसिपल चेन यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4 4 कार्बन की होगी, यहाँ से आप काउंट करोगे या तो 1 2 3 ऐसे बना सकते हो या फिर ऊपर वाले को 3 दे लो, आपकी प्रिंसिपल चेन यहाँ पे 3 कार्बन की हो जाएगी। तो पूछे क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आप चेक कर सकते हो बेटा, इस वाले कार्बन के ऊपर आपको 3 H मिलेंगे, इस पे 2 H मिलेंगे, इसके ऊपर भी आपको 2 H मिलेंगे, और यहाँ पे इस कार्बन की सारी वैकेंसीज पूरी हैं, तो 3 2 5 और 2 7 है। ठीक है, 7 इसका, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C4H8O2। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, आप चाहो तो पड़ोसी के ऊपर चेक कर सकते हो, क्या उसके ऊपर 8 हाइड्रोजन आएंगे, देखते हैं क्या इसके ऊपर 8 हाइड्रोजन आएंगे। तो बेटा यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 H आएंगे, इस वाले के पास 3 H आएंगे, और मैंने कहा क्या मिस किया है, HH2 3 2 5 और 2 7 और 1 8। यहाँ पे तो बीच वाला के ऊपर भी तो आएगा एक एच। यहाँ पे तो आएगा, ठीक है, 3 3 6 और 7 1 8 हो गए ना, एक इसमें एसिड में आ गया। यस सर। ठीक है, तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, ये दोनों हो जाएंगे आपस में चेन आइसोमर्स, ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट इनकी प्रिंसिपल चेन अलग है। ठीक है, तो चेन आइसोमेरिज्म आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, आपको 2 कंपाउंड दे देंगे व्हाटएवर जो भी, ठीक है, ऐसे करके दे दिया दिस कंपाउंड और फिर पूछेंगे दिस कंपाउंड, क्या ये दोनों आपस में चेन आइसोमर है, बताओ। ये बेटा C5H12 है। ठीक है, बताओ क्या ये दोनों आपस में चेन आइसोमर है। नो सर। नो, नो क्यों नो, सर रीजन यस सर है भैया। इनके देखो डेफिनेशन देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और प्रिंसिपल चेन अलग होनी चाहिए। तो बेटा आइसोपेंटेन की प्रिंसिपल चेन कितने कार्बन की होती है, 1 2 3 4 4 कार्बन की होती है। ये क्या बना बेटा आपका नियोपेंटेन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका C5H12 ही होता है, इसकी प्रिंसिपल चेन 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन की है, तो इनकी क्या है, प्रिंसिपल चेन अलग होगी, तो आपस में क्या हो गए, चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स। ठीक है, ओके, तो किसने नो बोला था, काफी आपने बोला था, यस सर। अब समझ आ गया बेटा। यस सर। चलो आगे चलते हैं, इसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है बेटा, कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different positions of functional groups, multiple bonds and side chains। अच्छा, अब इसको चेक करते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं बेटा। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा कि 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 लगा लो। ठीक है बेटा, ये वाला जो है यहाँ पे ये कार्बन लगा होना और यहाँ पे ये कार्बन लगा होना, ये दोनों
अलग अलग बातें हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों आपस में आइसोमर है, ठीक है, ये आइसोमर है, इनकी प्रिंसिपल चेन तो सेम ही है, लेकिन इनके साथ जो साइड चेन लगी हुई थी, साइड चेन क्या है, जो ये CH3 का ग्रुप है, ये जो CH3 का ग्रुप है ये इसकी साइड चेन है। पहले बेटा ये सेकंड कार्बन पे थी, अब ये किस पे आ गई, थर्ड कार्बन पे हो गई, तो इसकी क्या चेंज हुई, पोजीशन चेंज हो गई, इसकी पोजीशन चेंज हो गई, पोजीशन ऑफ साइड चेन, पोजीशन ऑफ साइड चेन हैज चेंज्ड। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, पोजिशनल आइसोमर्स, सो दे आर पोजिशनल आइसोमर्स। ओके, उसके बाद बेटा अगर एक एग्जांपल लेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज होना, 1 2 3 4 5, तो इसमें आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, 1 2 3 4 5, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो सेकंड वाले कार्बन के ऊपर, तो बेटा यहाँ पे आपका जो था मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन क्या थी, 1 पे थी, यहाँ पे 2 पे आ जाएगी, तो बेटा ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड हैज चेंज्ड, position of multiple bond has changed, so it is positional isomers या positional isomerism, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है कि आप मान लीजिए कोई फंक्शनल ग्रुप देख रहे हो, आपकी एक कार्बन चेन है 1 2 3 4 5, इसके अंदर बेटा अल्कोहल आपका यहाँ पे लगा हुआ है, एक और चेन है 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर क्या करो, बीच में लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा सेकंड कार्बन के ऊपर आपका फंक्शनल ग्रुप था OH और यहाँ पे थर्ड कार्बन के ऊपर है, तो यहाँ पे बेटा पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप हैज changed, so they are positional isomers, so they are positional isomers। क्या क्लियर है बच्चों? Yes, sir. चलो उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या आएगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये दोनों सिंपल थे, फंक्शनल को 10 मिनट देंगे, 10 मिनट में निपट जाएगा फंक्शनल भी। फंक्शनल आइसोमेरिज्म यहीं तक रखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में बच्चा वो पढ़ेंगे, पेपर में यहीं तक आ रहा है, मतलब यहीं तक नहीं, मतलब इसी तक के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर बाद में पढ़ लेंगे बच्चा वो। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different functional groups, different functional groups। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल है C2H6O। इससे आप क्या क्या फंक्शनल ग्रुप बना सकते हो, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन सकता है, कोई बताएगा मुझे? गिव इट अ ट्राई। सर अल्कोहल, CHOOH, अल्कोहल बन सकता है, अल्कोहल बन सकता है बिल्कुल, इसका इथेनॉल बन सकता है, और क्या बन सकता है? OH, सर CHO। सर OH बन CH सकता है। CHO बन सकता है क्या इससे, अल्डिहाइड? यस सर। अच्छा चलिए चेक करते हैं। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले DU फाइंड आउट करना हो तो क्या करो, बेसिक से कुछ भी बना लो। मान लो आपने देखा कि अल्कोहल तो 0 DU को बना के देखा करो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। अगर आपके पास H बच गए तो आपको DU बनाने शुरू कर देना। 0 DU को बनाया तो मैं कहता हूँ कि अल्कोहल बना लेते हैं, उसके अंदर कहीं भी कोई DU नहीं आ रहा होता, ठीक है। 1 2 3 और चेक कर लो कि क्या ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है, ये कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब पहली तो बात यहाँ पे DU इक्वल 1 है। आप अगर देखोगे बेटा अल्डिहाइड के अंदर DU क्या होता है आपका, DU इक्वल 0 है, सॉरी, बिना DU के बना के देखो, 0 DU के, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो सब। और आपका जो बेटा अल्डिहाइड है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, DU इक्वल 1। तो पक्की बात है ये दोनों आपस में आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएंगे। अब एल्डिहाइड बना के देखते हैं इसी के साथ। आप कह रहे हो ये हो गया, 2 कार्बन लगा लिया, उसके अंदर से एक के ऊपर ऑक्सीजन लगा लिया, ये हमने एल्डिहाइड क्रिएट कर लिया। इस वाले कार्बन के पास कोई वैकेंसी बची नहीं, यहाँ पे एक H बेटा, यहाँ पे दूसरा H और यहाँ पे तीसरा H। H कितने यूज हो पाए, 4, यहाँ पे 4H यूज हो पाए और हमको कितने यूज करने थे, 6। तो क्या ये बन सकता है? बोलो बन सकता है, नहीं बन सकता? नो सर। नो, ठीक है। और क्या बन सकता है बताओ इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, सोचो। ईदर का नाम सुना है किसी ने? ईदर,
ROR, यस सर। यस सर। CH3OCH3, एक बेटा इससे ये बन सकता है। दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड, या दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ईदर, इसके अंदर या तो आप इसको फंक्शनल ग्रुप मान लो कि ये फंक्शनल ग्रुप CH3 पे आके जुड़ा, ये क्या होता है, ये अल्कोक्सी ग्रुप होता है। अगर आप OR की बात करोगे तो OR इज अल्कोक्सी ग्रुप, OR इक्वल अल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बेटा दो चीजें बन सकती हैं, एक तो ईदर बन सकता है और एक अल्कोहल बन सकता है। तो बेटा अल्कोहल और ईदर आपस में क्या हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन अलग अलग इसके आपको फंक्शनल ग्रुप मिल रहे हैं, तो ऐसा होता है। तो बेटा हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक लिस्ट बताता हूँ। अच्छा ये बताओ अल्डिहाइड और कीटोन, क्या अल्डिहाइड और, अभी एक क्वेश्चन करते हैं चलो इसी के ऊपर। द क्वेश्चन इज are the two compounds functional group, functional isomerism, are the two compounds about functional isomers, बताइए है कि नहीं है। हाउ टू चेक, डेफिनेशन के ऊपर जाया करो हमेशा। स्टेप 1, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, पहले चेक करो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अगर ठीक है उसके बाद चेक करो। हाँ जी क्या बता रहे हो, सर नहीं है। नहीं है, क्या है दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ जरा। सर सेम नहीं है। अलग अलग है, ठीक है, इनके अंदर फंक्शनल आइसोमेरिज्म आपको क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि कार्बन के नंबर अलग अलग है। इसके अंदर बेटा आपके 3 कार्बन प्रेजेंट मिलेंगे और यहाँ पे C4 प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने जाओगे वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते ही आपको पता चल जाएगा ये लोग आपस में फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है, ठीक है। और स्टेप 2 क्या होता है इसके बाद, अगर कहीं पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सेम मिल जाएगा तो स्टेप 2, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम then check if different functional group are present, if different functional group are present, if different functional group are present, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे, क्या सबको क्लियर है कि these are not, इसका आंसर बोलूंगा कि ये no, these are not functional isomers, क्या उसमें C3 कैसे आया, उसमें तो 4 कार्बन है ना। कौन से वाले में बेटा, लेफ्ट वाले में 3 बता रहा हूँ, इस वाले में 3 और इसके अंदर 4 बता रहा हूँ। सर 4 तो है उसमें। तो दोनों में 4 है। अरे यार मिस कर दिया, दोनों में 4 है, हाँ ये वाला सी इसका, अरे किसने किसने फंसाया मेरे को। ओके ठीक है, तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप, तो ये हमारे फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे, ठीक है। दोनों में 4 हैं, सॉरी ये थोड़े स्ट्रक्चर ना बेकार बनाने के चक्कर में। हाँ भाई इन दोनों के फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C4H8O, हाँ दोनों का फॉर्मूला C4H8O बन जाएगा, ठीक है। तो ठीक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फिर नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, नेक्स्ट चेक करेंगे क्या इन दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो बेटा इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, पहले वाले में ओ कीटोन। कीटोन, और सेकंड वाले में कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड के अंदर बेटा ऐसे होता है C डबल बॉन्ड O उसके साथ एक OH, एसिड के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। चलो चलो ठीक है, हाँ ये गलती माफ की जाए, ये ध्यान मैंने भी नहीं दिया। चलो 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 ओके, तो ये क्लियर है ना सबको कैसे चेक करना होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म कैसे होगा। यस सर। यस सर। ओके तो अभी ना कुछ ग्रुप्स लिख लो जो लोग आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, ठीक है। बेटा फर्स्ट होता है अल्कोहल्स एंड ईथर्स, ये लोग आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे होते हैं। उसके बाद सेकंड जो आता है ग्रुप जो लोग आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं
ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे हैं बेटा। एल्डिहाइड, ये तो आपको पता है क्या होता है, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन बन सकता है, आइसोमेरिज्म करके कीटोन भी शो कर सकता है। एल्डिहाइड का अगर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उससे आपका कीटोन बन सकता है। कीटोन के बाद बेटा उससे क्या बन सकता है, साइक्लिक अल्कोहल। साइक्लिक अल्कोहल, साइक्लिक अल्कोहल क्या होता है बेटा, ऐसे करके ये रिंग बन गई और OH, ठीक है। एल्डिहाइड के अंदर बेटा DU1 होती है, DU1 होती है, ठीक है। अल्कोहल के अंदर अल्कोहल वाले पार्ट से आपको कोई DU नहीं मिलेगी, यहाँ पे DU=1 मिल जाएगा, इसलिए साइक्लिक अल्कोहल बनाते हैं। साइक्लिक अल्कोहल बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं बेटा, अनसैचुरेटेड अल्कोहल। अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अनसैचुरेटेड क्या मतलब, आप एक डबल बॉन्ड बना लो किसी चेन के अंदर और उसके ऊपर OH लगा दो, तो ये चीज क्या हो जाएगी बेटा, आपका अनसैचुरेटेड अल्कोहल। इसका भी बेटा आपको DU1 मिलेगा। ये आपका एल्डिहाइड कीटोन इनके साथ आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद बेटा एक चीज आती है इपोक्साइड। इपोक्साइड, इपोक्साइड्स क्या होते हैं बेटा, साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर विद 3 एटम्स इन द रिंग, विद 3 एटम्स इन द रिंग, ठीक है। ये होते हैं बेटा आपके इपोक्साइड। इसका क्या मतलब मैं बताता हूँ, ऐसे करके ये कार्बन कार्बन, इनकी बेटा रिंग बन रही होगी, उसके बाद इनकी ये 4 वैकेंसीज खाली हैं, इनके ऊपर कुछ भी लग सकता है, तो दिस इज ए इपोक्साइड। दिस इज ए इपोक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे बेटा हो सकता है आपका CH3 लग रहा हो, साथ में H लग रहा हो, इसके ऊपर C2H5 लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। ये क्या है बेटा, ये सारे के सारे इपोक्साइड्स हैं। इपोक्साइड के अंदर क्या होगा, आपकी ऐसे करके ट्रायंगुलर चेन बन रही होगी, उसके अंदर एक ऑक्सीजन होगा, 2 कार्बन प्रेजेंट होंगे। जो 2 कार्बन प्रेजेंट होंगे उनके ऊपर 2 वैकेंसीज खाली होंगी, उनके ऊपर कुछ भी लगा हो सकता है। अगर ऐसी कोई चीज बन रही है तो बेटा दैट इज कॉल्ड इपोक्साइड। क्या क्लियर है इपोक्साइड? सर DU की फुल फॉर्म क्या है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। लेट आए थे तुम? नो सर, बीच में वॉइस ब्रेक हो गई थी। अच्छा ठीक है, ठीक है। DU बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, ठीक है। स्टार्ट, बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ाया था। एक रिंग होगा, अगर कहीं पे एक पाई बॉन्ड या फिर एक रिंग, ये आपको एक DU देते हैं, गिव 1 DU, गिव 1 DU, गिव 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो कहीं पे अगर एक पाई बॉन्ड है और एक रिंग प्रेजेंट है तो बेटा टोटल वहां पे कितने हो जाएंगे, 2 DU हो जाएंगे। अगर कहीं पे आपके 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो आपको क्या दे देगा, 3 DU दे देगा, ठीक है। ऐसे करके होता है DU। यस सर। चलो ये बात क्लियर होगी। इपोक्साइड जो है बेटा वो भी आपके एल्डिहाइड कीटोन, साइक्लिक अल्कोहल और इतने बोले अभी तक, इनके साथ आपको फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। अनसैचुरेटेड अल्कोहल के साथ भी ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। उसके बाद क्या आएगा बेटा, साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर क्या होता है, देखो साइक्लिक ईथर, पहली बात तो ये भी एक साइक्लिक ईथर है, ये साइक्लिक ईथर ही है। साइकिल बन रही है और ऑक्सीजन के दोनों तरफ R ग्रुप्स लगे हुए, वो अलग बात है, वो कहीं पे जाके जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को तो ये दिखेगा उसके दोनों साइड से कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, तो ये भी ईथर है। लेकिन इसके अंदर क्या कंस्ट्रेंट है कि ये 3 ही एटम से रिंग बननी चाहिए। साइक्लिक ईथर के अंदर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, सिर्फ एक ही बात है कि रिंग के अंदर कहीं पे आपका ऑक्सीजन आना चाहिए। तो दिस इज आल्सो साइक्लिक ईथर, दिस इज आल्सो साइक्लिक ईथर। DU कितना मिलेगा, DU=1 मिलेगा, DU=1 मिलेगा। साइक्लिक ईथर भी बेटा इन्हीं लोगों के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। उसके बाद बेटा अनसैचुरेटेड ईथर। अनसैचुरेटेड ईथर क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन के दोनों तरफ आपको चेन लगानी है कार्बन की, तो क्या करो 1 2 3 ये लगा दो और 1 2 3, ये लोग क्या कहलाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे आपके अनसैचुरेटेड ईथर कहलाएंगे। दीज आर अनसैचुरेटेड ईथर। तो यहाँ पे ये अनसैचुरेटेड ईथर्स होंगे, ये भी इनके साथ आपको फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। उसके बाद बेटा थर्ड जो कैटेगरी आती है वो आती है एसिड एंड ईस्टर्स। एसिड एंड ईस्टर्स जो होते हैं वो भी आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। एसिड एल्डिहाइड वगैरह के साथ शो नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। एल्डिहाइड वगैरह के अंदर एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अपने आप अलग हो जाएगा। एसिड क्या होता है बेटा, एसिड होता है RC+OH। और ईस्टर क्या होता है बेटा, ईस्टर होता है RC+OR2। इनके अंदर अगर आप फंक्शनल आइसोमेरिज्म देखोगे कैसे शो करेगा बेटा, मान लीजिए आपका यहाँ पे CH3C+OH लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी इस चेन को बड़ा कर लो, इस चेन को हम अगर बड़ा करें, यहाँ पे आप 2 कार्बन लगा लो, CH3 CH2। यहाँ पे क्या हो सकता है बेटा, इसके अंदर अगर आप ईस्टर बनाने चाहो, 3 कार्बन से अगर ईस्टर बनाओगे तो C+OCH3 और इस तरफ भी CH3, ठीक है। ईस्टर ऐसा होता है। तो ये लोग भी बेटा आपस में क्या शो करते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कराते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा बस दैट्स इट।
दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। बाकी आप ये सारे नहीं है, ये सारे नहीं है, इसके अलावा भी और कई चीजें आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तरीका वही है, आपको क्या देखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना है और फंक्शनल ग्रुप चेक करना है, ठीक है। बाकी चीजें अब कल की रिवीजन क्लास में कुछ चीजें देख लेंगे, विल सी, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, यस सर। दैट्स इट फॉर टुडे। इतना आइसोमेरिज्म काफी याद।